नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जो कि आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। आपको बता दें कि पहली बार हल्द्वानी के दौरे पर होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी मजबूत कर रही है अपनी जमीन को, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। हल्द्वानी पहली बार जाएंगे, जहां भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। तो आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। एक बार आपको फिर से बता दें, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान आज उत्तराखंड में। उत्तराखंड इससे पहले 2 बार वो जा चुके हैं। देहरादून में 2 बार उनका कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन आज तिरंगा यात्रा में हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। एक बार आपको फिर से बता दें, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जब वो गए थे, मुफ्त बिजली की बात जब उन्होंने कही तो उससे एक बड़ा फायदा हुआ, काफी संख्या में लोग जुड़े। और आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, खासकर हल्द्वानी, जो कि पहली बार वो जाएंगे। दरअसल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। संदीप नेगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। हल्द्वानी वो पहली बार जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में का ये तीसरा दौरा है। वो दौरे उनके देहरादून हो चुके हैं, लेकिन ये तीसरा दौरा ये कुमाऊं में है, और कुमाऊं के हल्द्वानी में ये दौरा है, जो कि पहली बार हल्द्वानी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो संभवतः उनके जो कार्यकर्ता उन्होंने भी कई आशाएं वहां पर लगा रखी हैं, और प्रदेश की जनता भी सोच रही है कि आज कोई नई घोषणा होने वाली है। इससे पहले भी जी। उन्होंने जो घोषणाएं करी हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने वादा किया है। इसके अलावा उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का भी उन्होंने वायदा किया है। तो आज कहीं ना कहीं जो तीसरा दौरा है, तो उसमें कहीं कोई ना कोई बड़ी घोषणा जरूर हो सकती है। लेकिन मैं कार्यक्रम आपको आपको बता दूं उनका, जैसे ही अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी पहुंचेंगे तो एक प्रेस वार्ता वहां पर संबोधित करेंगे। ये प्रेस वार्ता वहां पर रहेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो तिरंगा संकल्प रैली है वो हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी, और दोपहर के बाद का ये कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि इस रैली के दौरान या फिर जो प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, वो बड़ी घोषणा उत्तराखंड के लिहाज से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो पिछले दौरे थे उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं 2 बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड के लिए की हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने एक वादा उत्तराखंड की जनता से किया है, और जनता उत्तराखंड का उनको ले भी रही है कि आखिरकार वो कैसे बिजली फ्री देंगे। दूसरा उनका सबसे बड़ा वादा था कि उत्तराखंड को वो आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर चारों धाम है, उसके अलावा तमाम देव मंदिर हैं। तो कहीं ना कहीं उस देवभूमि को उन्होंने एक बड़ा एक पैंतरा खेला है किसी तौर पर, कि आध्यात्मिक राजधानी बनाने की उन्होंने बात कही। आज देखने वाली बात ये होगी कितनी बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल वहां पर करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सभी 17 सीटों पर यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चीज है वो आपको देखने को मिल सकती है हल्द्वानी में। दूसरी बात, आज कहीं कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि हल्द्वानी में शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं, शामिल करवाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी का मंथन है। लेकिन कहने वाली बात तो यह है कि आज पहला दौरा अरविंद केजरीवाल का कुमाऊं में है, तो कहीं ना कहीं जो एक घोषणा जरूर आज अरविंद केजरीवाल वहां पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल संदीप, जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले भी 2 बार वो आ चुके हैं, और जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ घोषणा करते हैं, जिसका प्रभाव भी होता है उत्तराखंड की जनता पर, और काफ़ी संख्या में लोग भी जुड़ते हैं पार्टी से। क्योंकि पहाड़ में अब तक यही होते आया है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों की सरकारें रही है। लेकिन 2022 की विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर पैर जमाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार फोकस कर रहे हैं। हल्द्वानी का पहला दौरा है, कार्यकर्ताओं के तरफ से, उनके पार्टी के लोगों की तरफ से वहां पर क्या तैयारी है? अरविंद केजरीवाल कितने देर तक वहां पर रहेंगे? देखिए, तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो तैयारियां जो ये कार्यक्रम था ये कुछ दिनों पहले ही सुनिश्चित हो गया था। तो इसको लेकर जो तैयारियां पूरी तरह से हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं कर्नल कोठियाल, और जो तमाम जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात करूं तो पूरा कुमाऊं क्षेत्र का ये उनका पहला दौरा है। तो उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि कुमाऊं का वोट बैंक साधने के लिए ये उनका पहला दौरा है। और हल्द्वानी क्योंकि तराई का क्षेत्र है, तो जी। जो तराई के जो वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं साधने को लेकर वहां पर अरविंद
केजरीवाल जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही पहले से कुमाऊं क्षेत्र में अपनी अपनी साख बिछाने को लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए भाजपा वहां पर अपने आप को मजबूत मान रही है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो हरीश रावत भी खुद कुमाऊं क्षेत्र से आ रहे हैं, वहां पर आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को थोड़ा मजबूती वहां पर जरूर दिखा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए भी वहां पर सीधे तौर पर जा रही है। और यही वजह है कि हल्द्वानी में उनका ये दौरा है, और एक जो प्रेस वार्ता भी है वो वहां पर संबोधित भी करेंगे। उसके बाद जो चलिए, रैली के बहुत रूप बहुत में शुक्रिया। वहां। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। हल्द्वानी वो पहली बार जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार में जमकर दूसरे दलों के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, जिसके चलते संगठन का डंडा झंडा उठाकर चलने वाली कार्यकर्ताओं और नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। वहीं भाजपा संगठन के महामंत्री कुलदीप कुमार का साफ कहना है कि जो भी भाजपा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन कोई भी यह सोचकर यहां ना आए कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका टिकट पक्का हो गया है। टिकट तय करना केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की रीति नीतियों और राज्य सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के, चाहे माननीय कोई विधायकगण है या किसी भी पार्टी के अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और हमारी जो सरकारों की उपलब्धियां हैं उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, तो इसी क्रम को हम आगे वह चार धामों के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने के बाद चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सरकार ने चार धाम यात्रा की एसओपी जारी की थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण करने के लिए बाद ई पास जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही चार धामों में दर्शन की अनुमति मिलेगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के 15 दिन के बाद प्रमाण पत्र दिखाने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। लेकिन केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को दोनों डोज लगवाने के बाद 72 घंटे पहले की कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। सचिव धर्मस्व हरिचंद सेमवाल ने चारधाम यात्रा की एसओपी जारी की है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रा खुलने से केदार घाटी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा पड़ाव पर तीर्थयात्रियों की चहलकदमी से वीरान पड़े बाजारों में रौनक लौट आई है। केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही सिक्स सिग्मा टीम के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि सिक्स सिग्मा की टीम श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम में मौजूद है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पूरी तैयारी के साथ आएं, गर्म कपड़े और जूते पहनकर धाम में पहुंचें, साथ ही खाली पेट यात्रा न करें। वहीं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है और जिले में संचालित केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि यात्रा अब खोल दी गई है और हम आप सबका स्वागत करने के लिए पहले से ही केदारनाथ में मौजूद हैं। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की टीम ने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बड़ी मजबूत तरीके से यहाँ पर उनका गठन कर दिया है और जो भी यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अच्छी तैयारी करके आएँ, अपने अच्छे कपड़े लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, और अपना ध्यान रखिए। जैसा कि आपको मालूम है कि यात्रा अब खोल दी गई है। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ कितना फोर्स लगाना है और क्या क्या ड्यूटीज़ लगानी है, वो सारी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से हो रखी है। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ कितना फोर्स लगाना है और क्या क्या ड्यूटीज़ लगानी है, वो सारी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से हो रखी है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से जगह जगह सड़कों में गड्ढे बना दिए गए हैं, उससे वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो आजीज आज गए हैं और अपने ही अधिकारियों पर विफर पड़े। दरअसल राजपुर रोड सीट से भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार में अब अपने ही अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। राजधानी को मिले स्मार्ट सिटी रूपी स्मार्ट सिटी के तौर पर जब से घोषित किया गया तब से वहां पर कार्य चल रहे हैं, लेकिन सड़कों का हालत बदहाल है
और काम वहां पर कछुआ गति से चल रहा है। अब इसके निर्माण कार्य से पेयजल लाइनें ध्वस्त हो रही हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह लीकेज आम बात हो गई है। परेशान होकर मौके पर भाजपा विधायक खजान दास ने अफसरों को तलब किया और जमकर फटकार लगाई। खजान दास तो ये तक कह गए कि मैंने कह दिया है कि अब सीधे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, आज स्मार्ट सिटी का कार्य देखने के लिए मैं बलबीर रोड गया था और वहाँ पे सभी अधिकारी आए थे। कल एक पत्रकार का वहाँ पे खड्डे में गिरने से उनको चोट आई है, काफ़ी गंभीर चोट आई है। इसके लिए मैंने सीधा निर्देशित किया है, बार बार कहने पे भी नहीं सुधर पाते, इसलिए मैंने कहा है कि आप इनके खिलाफ जो संबंधित अधिकारी है और जो संबंधित ठेकेदार है जिसने इस प्रकार का वर्क किया है, जिसने इतने बड़े गड्ढे छोड़े हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें। ये मैंने सीधा निर्देशित किया है। देखिए, आज स्मार्ट सिटी में उत्तराखंड सरकार 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर इसे मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में 1 से 2,000 रुपये का इजाफा होगा। इसके अलावा 1 महीने के भीतर सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को पहचान पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। आज प्रदेश भर की जो अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनके अध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों के साथ में आज वार्ता हुई है और उस वार्ता में उनके द्वारा विभिन्न मांगे जो समय दर समय के साथ में वो मांगती रही हैं, उन विषयों को लेकर चर्चा की है। एक विषय था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो बेटियाँ हैं उनको नंदा गौरव योजना से जोड़ा जाए। चूँकि उसमें हमने आय का मानक 72,000 रुपये साल का रखा हुआ था, यानी कि 6,000 रुपये प्रति माह आय होना चाहिए, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है वो 7,500 की उसकी प्रति माह के मानदेय है, जो कि उस क्राइटेरिया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कॉलेज का निरीक्षण किया है। मसूरी MPG कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों की कमी है, जिस कारण छात्र छात्राओं को देहरादून और दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज में खेलकूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की गई है। वहीं कॉलेज में 12 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनको नियुक्ति की मांग भी प्राचार्य ने की है। मंत्री गणेश जोशी ने जल्द कॉलेज की समस्याओं को दूर करने की बात कही है। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मुझे आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपए दिया था और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए वो किया जाए। देखिए, अब वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो सारे दल एक हो गए थे मोदी के खिलाफ। उत्तराखंड पुलिस में सबसे बड़े मुद्दे अंडर ट्रांसफर दरोगा कोतवालों के रिलीव मामले में अब 3 दिनों की समय सीमा समाप्त हो गई है। DIG गढ़वाल रेंज ने सभी पुलिस कप्तानों से आदेशों के पालन की रिपोर्ट मांगते हुए कल रविवार शाम 5 बजे तक यदि किसी जिले में कोई दरोगा इंस्पेक्टर रोका भी गया है तो तत्काल रिलीव करने के आदेश दिए गए हैं। DIG गढ़वाल नीरू गर्ग के मुताबिक रविवार शाम 5 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के बाद सीधे रेंज कार्यालय स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और राजधानी देहरादून के डायरिया के मामलों में बढ़ोतरी न हो, जिसे लेकर देहरादून के CMO डॉक्टर मनोज उप्रेती ने सभी अधिकारियों और सरकारी अस्पतालों, गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि देहरादून के इंदिरा नगर में डायरिया के मामले सामने आए थे, जिसे CMO ने कहा कि गंदा पानी मिलने के कारण डायरिया के मामले सामने आए थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार है। बात करें तो सिर्फ जो है देहरादून में ये इंदिरा नगर जो हमारी एक इलाका है, वहाँ से कुछ दिन एक हफ्ता पहले जो है वहाँ पर डायरिया और इस तरह से उल्टी वगैरह दस्त का ये आए थे केसेस, है काफ़ी कंट्रोल में है। अब नए केसेस वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। पानी की जो व्यवस्था थी चलने का हमने वो भी दुरुस्त कर दी।
डोईवाला के व्यस्तम क्षेत्र भानियावाला में मुख्य मार्ग में खुदाई कर लोक निर्माण विभाग ने पिछले कई महीने से अधूरे कार्य छोड़ दिए हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही मुख्य मार्ग पर आवागमन करने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रात के समय में इन अधूरे कार्यों के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर पा रहा है।